साल 2023 के टॉप 10 ऐसे एनिमे जो तुमको परलोक सिधारने से पहले जरूर देखने चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, तुम अपनी कमेंट सेशन में बता सकते हो और नीचे जा ही रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं नंबर 10 से। क्या कभी तुमने ऐसे स्टोरी के बारे में सोचा है जहाँ हमारा हीरो का ग्रुप ऑलरेडी विलन्स को हरा चुका है और दुनिया में अभी कोई भी विलन एग्जिस्ट नहीं करता? और अगर तुमने ये कभी नहीं सोचा है तो तुम्हें फ्री रन तो एक बार जरूर देखना चाहिए। एक कहानी की हैप्पी एंडिंग के बाद कैसे वो दुनिया बदल जाती है और उस दुनिया में रह रहे लोगों का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाता है, यह हमें इस एनिमे में मेन कैरेक्टर के थ्रू दिखाने की कोशिश की जाती है। नंबर 9, हेवनली डिल्यूजन। अगर इस एनिमे के कहानी के बारे में तुमको मैंने एक भी पॉइंट बता दिया तो शायद तुम्हारी पूरी स्टोरी स्पॉइल हो सकती है। तो बिना स्टोरी को स्पॉइल करे हुए मैं बस तुमको इस एनिमे का एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि तुमको आखिर इसमें मिलेगा क्या। तो इस एनिमे की सेटिंग ऐसी है कि दो लोग अपने जर्नी पे निकल जाते हैं अपनी ओरिजिन को एक्सप्लोर करने, और वो भी एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में। और हाँ, इस दुनिया में मॉन्स्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब सुनने में तो ये काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, पर बिलीव मी, जब तुम ये एनिमे देखना शुरू करोगे और इसकी स्टोरी के साथ आगे बढ़ोगे, ये एनिमे तुम्हारे मुंह पे ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स फेंक के मारेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो डेफिनेटली हेवनली डिल्यूजन तुम्हारा अटेंशन तो बिल्कुल डिजर्व करता है। नंबर 8, मैशले मैजिक एंड मसल्स। अब देखो, इस एनिमे का कंसेप्ट ही बहुत ज्यादा अलग है और एकदम ज्यादा हटके भी है। कि जैसे कि तुम हैरी पॉटर के स्कूल में एक ऐसे बंदे को भेज दो जिसके पास मैजिकल पावर्स ही नहीं है, लेकिन वो फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी मैजिक उस पे कभी काम ही नहीं कर पाता। बंदा लिटरली हाथ से मार के मैजिक को खत्म कर सकता है। इस एनिमे में तुमको काफी ज्यादा वियर्ड चीजें देखने को मिलेगी, पर एट द सेम टाइम तुमको उस चीजों पे हंसी भी काफी ज्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मेन कैरेक्टर मैजिक यूज नहीं कर सकता तो वो झाड़ू पे बैठ के कभी हवा में भी नहीं उड़ सकता, लेकिन उसको हवा में उड़ना है तो वो क्या करेगा? अपने पैरों को इतने जोर से हिलाएगा कि वो हवा में हेलीकॉप्टर जैसे स्विंग करेंगे। अब ये सुनने में जितना वियर्ड लग रहा है, बाय गॉड जब देखोगे इतना कॉमेडी लगेगा तुम्हें कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो हाँ, तुम मैशले मैजिक और मसल्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर 7, मुशोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2। तो एक बेहतरीन सीजन 1 डिलीवर करने के बाद फाइनली मुशोको टेंसेई सीजन 2 भी रिलीज हो चुका है, और ये सीजन 2 भी सीजन 1 के कंपेयर में बहुत ज्यादा हाई बार सेट कर देती है। पर सीजन 2 में पर्सनली मुझे एक प्रॉब्लम लगी कि इस सीजन में स्टोरी ज्यादा आगे बढ़ी नहीं। हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट इन्होंने काफी अच्छा कर दिया, पर स्टोरी के मामले में ये सीजन आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट के दौरान ये एनिमे जिन टॉपिक्स को छूता है वो सच में मर्दों के काफी ज्यादा बड़े कंसर्न्स है, और उसे एक एनिमे में एड्रेस होते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो व्यूअर्स को मुशोको टेंसेई के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, मैं तुमको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर तुमको वियर्ड शिट देखने को पसंद है तो तभी तुम मुशोको टेंसेई देखना, क्योंकि बाय गॉड इस एनिमे का मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हरामी है। नंबर 6, डीमन स्लेयर स्पॉट्स विद विलेज आर्क। अब ऑनेस्टली मुशोको टेंसेई और डीमन स्लेयर में मैं किसको ऊपर रखूं, इसलिए मेरा काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि दोनों भी सीजन स्टोरी के मामले में काफी ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ते हैं। लेकिन डीमन स्लेयर मुशोको टेंसेई से ऊपर आया क्योंकि बस एक ही रीजन की वजह से, जो कि था ऊफोटेबल का बेहतरीन एनिमेशन। इस आर्क में हमें दो नए हाशिराज देखने को मिले, पहले अपनी मिस्ट हाशिरा और दूसरी अपनी लव हाशिरा। उनके हमें बैक स्टोरीज भी देखने को मिली, जो मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं थी, पर अगर कुछ इमोशनल था तो इस सीजन का लास्ट एपिसोड तांजीरो और नेजुकी के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन को या उनकी जो पूरी स्टोरी थी लास्ट एपिसोड में, वो काफी ज्यादा इमोशनल थी। तुम्हारा नहीं पता, मेरे लिए तो काफी ज्यादा इमोशनल थी। अब ऑफ कोर्स उसमें शायद ऊफोटेबल का एनिमेशन का भी काफी ज्यादा बड़ा रोल था। सो ओवरऑल डीमन स्लेयर का ये स्पोर्ट्समैन विलेज आर्क काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जो शायद तुमको मिस नहीं करना चाहते अगर तुम एक डीमन स्लेयर फैन हो, जहाँ पे तुम्हें एक ठीक ठाक स्टोरी देखने को मिल जाएगी पर बहुत ज्यादा बेहतरीन एनिमेशन देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं नंबर 5 यानी कि ओशिनोकू की तरफ। बिलीव मी, इस एनिमे का पहला ही एपिसोड अपने आप में एक पूरा सीजन कैरी करके चल रहा था, ऑलमोस्ट एक मूवी की लेंथ थी इसके पहले एपिसोड की। अगर तुम बस वो एक पहला एपिसोड देख लोगे और इस सीजन के बाकी एपिसोड्स को साइड में रख दोगे तो बिलीव मी, तुम इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले लोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। वही अगर इस एनिमे के स्टोरी के बारे में बात की जाए तो इस एनिमे की स्टोरी मर्डर मिस्ट्री के अराउंड इवॉल्व करती है। अब वो मर्डर किसका होता है वो मैं तुम्हारे लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, क्योंकि इस एनिमे की स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल थी, पर अपनी सिंप्लिसिटी के साथ ये एक ऐसे जॉनर को एक्सप्लोर करती है जो आज तक शायद एनिमे इंडस्ट्री में किसी ने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं की होगी, यानी कि सोशल मीडिया एक्सप्लॉयटेशन। देखो, टॉपिक तो एकदम ज्यादा सेंसिटिव है, पर ये एनिमे उस टॉपिक को काफी अच्छी तरीके से हैंडल करता है। अपने मर्डर मिस्ट्री के प्लॉट के अराउंड ही वो एक ऐसी सेटिंग खड़े कर देते हैं जहाँ पे वो इन सेंसिटिव टॉपिक्स को धीरे धीरे टच करने की कोशिश करते हैं, और पर्सनली मेरे हिसाब से वो इस चीज में सक्सेसफुल रहे। बाकी तुम खुद इस एनिमे को देख के वो जज कर सकते हो, मैं तुमको इसके बारे में और ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे नंबर 4, प्लूटो। तो साल
साल 2023 में जब लगभग सारे नामी एनिमे जाके खत्म हो चुके थे तब आया प्लूटो। और बिलीव में प्लूटो 2023 का एक ऐसा ब्रेकआउट एनिमे था जो किसी ने भी सोचा नहीं था। हाँ, एंटीसिपेशन तो काफी ज्यादा थी इस एनिमे को लेकर, पर वो इस लेवल पे डिलीवर होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। ये भी एक मर्डर मिस्ट्री वाली स्टोरी है जिसके बारे में तुमको मैं जितना बताऊंगा तुम उसके बारे में उतना स्पॉइल होते जाओगे। तो बिना स्टोरी को बताए हुए मैं तुमको इस दुनिया की एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। तो प्लूटो की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि उनसे बने हुए रोबोट्स ह्यूमन राइट्स डिजर्व करते हैं। हाँ, सही सुना तुमने कि इस दुनिया में जितने भी रोबोट एग्जिस्ट करते हैं वो अपने लिए एक घर खरीद सकते हैं, चाहे तो एक बच्चा पैदा कर सकते हैं और बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी रखते हैं, क्योंकि इस दुनिया के रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि वो इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। लेकिन इसी दुनिया में 9 ऐसे रोबोट एग्जिस्ट करते हैं जो नॉर्मल रोबोट से और भी ज्यादा एडवांस है। लेकिन उन 9 रोबोट्स के साथ अचानक कुछ ऐसी गड़बड़ होने लग जाती है कि पूरी दुनिया हिलने लग जाती है। और इन सब चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकार एक स्पेशल एजेंट को अपॉइंट करती है जिसका नाम होता है गजिक। और हमें पूरी स्टोरी भी गजिक के हिसाब से ही दिखाई जाती है, यानी कि उसके पर्सपेक्टिव से ही दिखाई जाती है। अब देखो, इस एनिमे के 8 एपिसोड रिलीज हुए हैं नेटफ्लिक्स पर और इसका हर एक एपिसोड 1-1 घंटे का है। और मैं पर्सनली कहूंगा कि इस एनिमे के पहले 2 एपिसोड तुमको काफी ज्यादा स्लो फील हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने को उस दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एपिसोड 2 के बाद जो एनिमे पेस पकड़ता है वो तुमको आखिरी एपिसोड तक सीट से बांधे रखेगा। तो डेफिनेटली प्लूटो एक ऐसा एनिमे है जो तुमको परलोक सिधारने से पहले तो जरूर देखना चाहिए। अब बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ, पर उससे पहले तुमको रिमाइंडर दे दूं कि 90% ऑफ द लोग जो इस वीडियोस को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो नंबर 3 सबका फेवरेट जुजुत्सु काइसन सीजन 2। अब देखो, जेजेके की सीजन 2 को इन लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में हमें प्री मैच्योर इन्वेंट्री आर्क देखने को मिला जिसमें लगभग 6 से 7 एपिसोड थे, जिसमें हमें गोजो और गेटो के बीच में जो दोस्ती की गहराई थी उसके बारे में समझ में आया। और इसके बाद इस एनिमे में 1 महीने का ब्रेक आया जो कि अगस्त में आया और उसके बाद आगे के एपिसोड एयर होना शुरू हुए जो कि एक नए आर्क को कंटिन्यू करते हैं जो कि होता है शिबुया आर्क। अब देखो, ये आर्क शुरू होने से पहले इस आर्क के बारे में काफी ज्यादा हाइप बनाई जा रही थी। जिन लोगों ने ऑलरेडी जेजेके की मांगा पढ़ रखी थी वो इस आर्क को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और ओवरऑल उन्होंने पूरे एनिमे कम्युनिटी में भी काफी ज्यादा हाइप बढ़ा दी थी। और ऑनेस्टली मेरे लिए ये एनिमे उस हाइप को डिलीवर भी करता है, क्योंकि भाई अगर तुम जेजेके का सीजन 2 देखने को सोच रहे हो ना, तो इतना बात तो समझ लो कि इस एनिमे में किसी कैरेक्टर के पास प्लॉट आर्मर नहीं है, यानी कि कोई भी कभी भी मर सकता है, किसी का कोई कहना नहीं है। पर वही दूसरी तरफ अगर इस एनिमे से मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम कोई है तो वो है कि ये एनिमे इमोशनल डेप्थ बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता। ऑफ कोर्स एक कैरेक्टर के लिए मैं इमोशनल फील कर गया था, मैं उसके बारे में तुमको स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स इस एनिमे में अब तक मर चुके हैं मैं उनके लिए इमोशनल बिल्कुल भी फील नहीं करता। लेकिन वही अगर फिर से ब्राइट साइड की तरफ देखा जाए तो इस एनिमे का एनिमेशन तो एकदम टॉप नॉच था। ऑफ कोर्स मापा का काम है और फाइट सीन्स तो भाई पूछो ही मत, कितने ग्रैंड लेवल के फाइट सीन्स है इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। सो हाँ, ओवरऑल जेजेके का सीजन 2 अपने हाइप पे डिलीवर करता भी है और उतनी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट भी होता है। बस मापा वाले अपने एनिमेटर्स को टाइम टू टाइम पैसा देते रहे और उनका एक्सट्रैक्शन तो बिल्कुल भी ना करे। अब बढ़ते हैं नंबर 2 यानी कि विनलैंड सागा सीजन 2 की तरफ। अब ऑनेस्टली मैं शोनेन का बहुत ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ, पर उसके अपोजिट में मैं सेनन का काफी ज्यादा बड़ा फैन हूँ। मुझे लड़ाई देखने में तो मजा आता है, पर उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं ये देखने में मुझे और ज्यादा मजा आता है। और वो साइड इफेक्ट्स विनलैंड सागा सीजन 2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करता है और इनफैक्ट कर भी देता है। पूरे सीजन 2 में थॉरफिन अपने ऊपर उसने जो पास्ट में कांड किए उसका एक बर्डन लेके चलता है और आखिरी एपिसोड में जाके वो उस बर्डन से रिलीज होता है। लेकिन उस बर्डन के रिलीज होने के पॉइंट तक तुमको जो पिछली कहानी दिखाई जाती है वो माय गॉड सबसे बेस्ट कहानी है। ऑफ कोर्स ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, तुम अपना कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो। तो विनलैंड सागा का सीजन 2 भी एक ऐसा एनिमे है जो तुमको परलोक सिधारने से पहले तो जरूर देखना चाहिए। अब नंबर 1 पे बढ़ने से पहले मैं एक ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा, वो की होगा जो कि है ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। अब मैंने इस एनिमे को इस लिस्ट में इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एनिमे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और ये कह सकते हैं कि किसी को नहीं पता कि एनिमे कब खत्म होने वाला है। नो डाउट ज़ॉम 100 2023 का एक ब्रेकआउट एनिमे था जो कि ऑफ कोर्स एक ऐसे सेट ऑफ स्टोरी को एक्सप्लोर कर रहा था जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा और मैं भी जिसके बारे में हमने स्कूल्स में सोच रखा था और वो हमें इस बार इस एनिमे में देखने को मिला कि बाहर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो रहा है और हम उस आउटब्रेक में सर्वाइव कर रहे हैं। तुम्हें स्कूल नहीं जाना है और ना ही तुम्हें ऑफिस भी जाना
है। हर तरफ छुट्टी ही छुट्टी है और तुम अपने मर्जी के मालिक हो। लेकिन जो इस एनिमे के साथ हुआ पर्सनली मुझे तो काफी ज्यादा बुरा लगा। होप आगे के एपिसोड ये लोग जल्दी रिलीज कर दे और हमें ये एनिमे पूरी तरह से कंप्लीट देखने को मिले। अब बढ़ते हैं नंबर 1 यानी कि ऑफ कोर्स शायद तुम लोगों ने अब तक गेस कर ही लिया होगा, अटैक ऑन टाइटन लास्ट एपिसोड। देखो हर परफेक्ट चीज की एक परफेक्ट एंडिंग होनी चाहिए और अटैक ऑन टाइटन एक ऐसी परफेक्ट चीज थी जिसकी एक परफेक्ट एंडिंग भी थी, चाहे फिर वो तुम एनिमे में कह लो या फिर मांगा में कह लो। पापा ने इस अटैक ऑन टाइटन की एक परफेक्ट स्टोरी को एक परफेक्ट एंडिंग दी है परफेक्ट एनिमेशन के साथ। अब अटैक ऑन टाइटन की मांगा की जब एंड हुई थी तो काफी ज्यादा बवाल मचा था और उतना ही बवाल शायद एनिमे के एंडिंग पे भी मचा। अब मुझे पर्सनली तो एनिमे की एंडिंग काफी ज्यादा सेटिस्फाइड लगती है। तुमको क्या लगता है तुम कमेंट सेक्शन में बता देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं तुमको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते रहूंगा जिसका एक नमूना तुम्हारे स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। सो मैं तुमको वही मिलता हूँ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गाय।